बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को संसदीय चुनाव हुए, जो देश की राजनीति के लिए बेहद अहम माने जा रहे थे। इन चुनावों का महत्व इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि 2024 में छात्रों के बड़े आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और तब से देश में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार काम कर रही थी। इस बार शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली, जिससे मुकाबला मुख्य रूप से बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी के बीच हो गया। 13 फरवरी को आए नतीजों में कुल 300 में से 299 सीटों पर मतदान हुआ और बीएनपी ने अपने गठबंधन के साथ 212 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल कर लिया। जमात इस्लामी और उसके सहयोगियों को 77 सीटें मिली, जबकि छात्र आंदोलन से बनी नई पार्टी नेशनल सिटीजन पार्टी को केवल 5 से 6 सीटों पर जीत मिली। करीब 59 से 60% वोटिंग हुई और लगभग 20 साल बाद बीएनपी की सत्ता में वापसी तय हो गई। पार्टी प्रमुख तारिक रहमान, जो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं, अब देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इसके साथ ही एक जनमत संग्रह भी हुआ, जिसमें संविधान में बदलाव के प्रस्तावों को जनता का समर्थन मिला, जैसे प्रधानमंत्री के लिए 2 कार्यकाल की सीमा और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे प्रावधान। इन चुनावों में एक और बड़ी बात जिस पर देश और दुनिया की नजर थी, वो थी अल्पसंख्यक समुदाय, खासकर हिंदू उम्मीदवारों का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदू आबादी लगभग 7 से 8% है, जो संख्या के हिसाब से करीब 1.3 करोड़ से 1.5 करोड़ लोगों के आसपास है। हालांकि आजादी के समय ये आबादी लगभग 22% थी, जो समय के साथ काफी कम हो गई है। पिछले कुछ महीनों में अंतरिम सरकार के दौरान हिंदू समुदाय पर हमले और असुरक्षा की खबरें सामने आई थी। इसीलिए ये जानने की उत्सुकता हर किसी के मन में थी कि चुनाव में अल्पसंख्यकों को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा। चुनाव परिणामों के अनुसार कुल 299 सीटों में से केवल 4 सीटों पर गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीत पाए, जिनमें 2 हिंदू और 2 बौद्ध उम्मीदवार शामिल हैं। खास बात यह है कि ये सभी विजेता बीएनपी से जुड़े हुए हैं। बीएनपी ने कुल 6 हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से केवल 2 ही जीत सके, जबकि बाकी 4 को हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर जमाते इस्लामी ने केवल 1 हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार संसद में अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व पिछले 20 वर्षों में सबसे कम रहा है, जिससे कई लोगों ने चिंता भी जताई है। हिंदू उम्मीदवारों की जीत की बात करें तो पहला नाम बीएनपी के वरिष्ठ नेता ज्ञानेश्वर चंद्र राय का है, जिन्होंने ढाका 3 सीट से जीत दर्ज की। उन्हें करीब 99,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी जमात इस्लामी के उम्मीदवार को लगभग 83,000 वोट मिल पाए। ये सीट पहले अवामी लीग के पास थी और मुस्लिम बहुल इलाके में किसी हिंदू उम्मीदवार की जीत को खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि आजादी के बाद ये पहली बार है जब ढाका क्षेत्र से कोई हिंदू सांसद चुना गया है। दूसरे विजेता निताई रॉय चौधरी हैं, जिन्होंने खुलना डिवीजन की मगुरा 2 सीट से चुनाव जीता। उन्हें करीब 1,47,000 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले वाले उम्मीदवार को लगभग 1,17,000 वोट मिल पाए। ये सीट भी पहले अवामी लीग के कब्जे में थी। इसके अलावा चटगांव पहाड़ी क्षेत्र से 2 बौद्ध उम्मीदवार भी बीएनपी के टिकट पर जीतने में सफल रहे, जिसमें रंगमती से दीपेन दीवान और बदरवन से संचिंग पुरुष शामिल है। इन क्षेत्रों में बौद्ध आबादी ज्यादा है और दोनों नेताओं ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। यानी कि कुल मिलाकर बांग्लादेश के इस चुनाव ने एक तरफ सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ किया है, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व को लेकर नई बहस भी शुरू कर दी है, जहां बीएनपी की बड़ी जीत को राजनीतिक स्थिरता की वापसी के रूप में देखा जा रहा है। वहीं संसद में कम संख्या में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के पहुंचने को लेकर चिंता भी जताई जा रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य की सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी समुदायों में विश्वास बहाल करना और उनकी सुरक्षा तथा भागीदारी सुनिश्चित करना होगी। इन चुनाव से ये भी साफ किया गया कि बांग्लादेश की राजनीति एक नए दौर में पहुंच चुकी है, जहां सत्ता बदलाव के साथ साथ सामाजिक संतुलन और अल्पसंख्यकों का भरोसा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होगा। खैर, बांग्लादेश की इस स्थिति को लेकर जहां लगातार अब हिंदू और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जिसे बौद्ध, इनका दर्जा लगातार कम हो रहा है, संसद में इनकी संख्या अब ना के बराबर हो चुकी है। तो खैर, इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।